अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है ये बुक पिछले साल ही चेंज हुई है, तो इसके कोई पास पेपर तो हमारे पास है नहीं, और बहुत सारे चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो पहले नहीं थे, वो अभी आए हैं। तो आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लेना है ताकि जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। मैं आपको रट्टे नहीं लगवाऊंगा कि फॉर्मूला लिख दिया ये लो जाके कर लो, नहीं, आपको मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा। और यकीन मानना, मेरी बात सुन लो ज़रा, शॉर्ट में अगर आपने पूरे क्वेश्चन करने हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और थ्योरी क्वेश्चंस कम होंगे। तो वो बच्चे जो थ्योरी क्वेश्चन के नाम पे जा रहे हैं उनको मुश्किल हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल की आज की वीडियो देखो, अपना फिजिक्स का पेपर क्लियर कर लो। अगर कोई बच्चा सही से ये वीडियो देख लेता है तो फिजिक्स का पेपर भी क्लियर कर सकता है, क्योंकि एमसीक्यूज में भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर ग्रुप में ऐड होना चाहो तो हो जाना। 2000 रुपये फीस है, जिसमें गैस पेपर और गैस पेपर का सॉल्व तमाम मटेरियल मिल जाएगा। नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। इंशाल्लाह इसी तरह सारे न्यूमेरिकल फिर एक एक करके करेंगे। आ जाओ, समझते हैं कि कैसे इसको हमें डन करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने जब भी पेपर में न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन डेटा और टू फाइंड। न्यूमेरिकल की हेडिंग्स वगैरह डालनी है सबसे पहले, उसके बाद न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। प्रॉपर साफ सुथरा काम होना चाहिए। अब चलो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज, देखो समझ लो आपके पास एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरी हुई है, लिक्विड नाइट्रोजन। अब आप इसको हीट देते हो। अगर आपका अंदर का टेम्परेचर -3 नहीं बल्कि बॉइलिंग पॉइंट ही लिखा हुआ है, हाँ, -3 to 17 हो जाता है, तो आपका जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बॉयल यानी वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, चेंज इनटू इक्विवेलेंट केल्विन। अब आपने इस टेम्परेचर को केल्विन में, यानी फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन में आपने लिखना है। अच्छा, एक होता है कि आपको सेल्सियस में दिया हुआ हो और केल्विन में आपको जो है वो लिखना हो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, T = 273, और जो भी टेम्परेचर दिया हुआ होता है सेल्सियस में उसे केल्विन में लिख लेते हो। अब देखो 3 कन्वर्जन आपने करनी होती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। या तो वो आपको कह देंगे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आ जाओ, या वो कह देंगे सेल्सियस से केल्विन में आ जाओ, या केल्विन से फ़ारेनहाइट मांग लेंगे, या केल्विन से सेल्सियस मांग लेंगे। 2 फॉर्मूले याद रखना, सारी कन्वर्जन हो जाएगी। केल्विन से फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस से केल्विन में आना है, ये फॉर्मूला लगा लोगे। अब फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है तो बस ये फॉर्मूला याद रखो, आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा और आपका कन्वर्जन हो जाएगी। देखो फॉर्मूला क्या है, गिवन क्या है, बस आपको TF गिवन है, आपको F, ठीक है। तो ये आपको गिवन है एक मिनट, हाँ, TF आपको गिवन है, जो कि गिवन है -321 फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब फॉर्मूला देख लो, सोल्यूशन फॉर्मूला देख लो। आपको टेम्परेचर को, इसी टेम्परेचर को लिखना है केल्विन में, फ़ारेनहाइट में गिवन है, केल्विन में लिखना है। तो TF -32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू TK -273 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। ये फॉर्मूला है केल्विन से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाने का। देखो केल्विन से सेल्सियस का फॉर्मूला ये हो गया, और फ़ारेनहाइट से केल्विन में आने का फॉर्मूला ये हो गया, या केल्विन से फ़ारेनहाइट में जाने का फॉर्मूला ये हो गया। तो अभी हमें किस में जाना है, अभी हमें जाना है केल्विन में, ठीक है। यानी ये चीज़ हमें पता करनी है, ये चीज़ हमें पता करनी है। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। TF क्या दिया हुआ है, -321 और -32। देखो TF आपको दिया हुआ था -321, अच्छा, डिवाइड में 180 आ गया, इक्वल टू TK -273 डिवाइड में आ गया आपके पास 10, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आपके पास आएगा -321 -32 डिवाइडेड बाय 18, तो
तो -19.61 इक्वल टू टी के -273 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ नहीं किया, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लो, एक मिनट। तो 19.61 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास आ रहा है 196.1 माइनस में, अच्छा ये यहाँ क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ गया आपका टी के, देखो केल्विन में आ गए, तो -196.1 प्लस 273, तो ये आ रहा है 76.9 केल्विन। तो 76.9 केल्विन अगर आपने टेम्परेचर दिया तो लिक्विड नाइट्रोजन बॉयल होना शुरू हो जाएगी। अब मैं बोलूँ इसको सेल्सियस में लिखो, कोई मुश्किल नहीं है, इस फॉर्मूले में डालो, सेल्सियस में आ जाएगा आंसर। ये केल्विन है और वो सेल्सियस है। ठीक है, बात समझ में आई, और आंसर बिल्कुल ठीक आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है। सही है, राउंड ऑफ करके लिखा है, तो वो अगर राउंड ऑफ करके नहीं लिखोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8, तो इसमें तो कोई मसला नहीं ना। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। बस आपने क्या याद रखने, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, कुछ भी कन्वर्ट कर लोगे। सही, बस 2 फॉर्मूले आपने दिमाग में रखने और 2 फॉर्मूले अपने पास लिख के रखने। अच्छा, ये हमारा था पहला न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। चलो दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, अब आपका है सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, अ सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो आपने प्रोसेस पढ़े होंगे, आइसोबैरिक, आइसोकैरिक, आइसोकॉरिक, आइसोथर्मल, तो ये वही जो है उनमें से एक प्रोसेस है। आइसोबैरिक में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हाँ एक बार देख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो आइसोबैरिक है, एक आइसोकॉरिक होता है और एक आइसोबैरिक होता है। हाँ, आइसोबैरिक में आपके पास क्या कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट प्रेशर रहता है। ठीक है, मैंने सही बताया। कॉरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब देखो क्या कह रहे हैं, अ सिस्टम अंडरगोस एन आइसोबैरिक प्रोसेस वेयर द प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट। देखो एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रेशर की जो वैल्यू है वो नो चेंज होगा, यानी प्रेशर चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। सही है, अब प्रेशर की वैल्यू दे दी, वो कितनी दे दी आपको, प्रेशर की वैल्यू 150 किलो पास्कल। अच्छा, अब किलो में नहीं रखना, पास्कल में रखना है, तो 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। आप सबको पता है कि किलो बराबर होता है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 के, तो यहाँ मैंने किलो लिख दिया। इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीज, अच्छा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, 0.05 मीटर क्यूब से चेंज कितना हो गया, 0.08 मीटर क्यूब तक। कैलकुलेट द हीट एडिट टू द सिस्टम, आपने कितनी हीट एडिट करी है सिस्टम में, ये आपने बताना है। देखो जरा बात सुनो, हो क्या रहा है, देखो आप सिस्टम में हीट इंटर करोगे, ठीक है, इसके अंदर गैस मौजूद है, गैस मौजूद है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। सही से सुनना, आपने सिस्टम में हीट इंटर करी, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये तेज तेज मोशन करने लगे। पहले आपका वॉल्यूम कितना था, V1, जिसकी वैल्यू कितनी थी 0.05। जब हीट सिस्टम में गई तो प्रेशर तो सेम रहा मगर वॉल्यूम बढ़ गया, जो कि V2 हो गया 0.08 मीटर क्यूब हो गया। अब कितनी हीट सिस्टम में दी है ये आपने बताना है। तो फॉर्मूला देख लो, आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन की एडिंग डालते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस और डेल्टा W, ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, इसमें ना इंटरनल हीट भी गिवन होगी, तो वो 3900 जाउल होगी।
याद रखना इंटरनल एनर्जी भी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो वो ये होगी। सही है। अच्छा, अब हम सब ने पढ़ रखा है, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू तो गिवन नहीं है, तो डेल्टा डब्ल्यू हम सब ने पढ़ रखा है हेयर कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के। तो ज़रा पुट कर दो डेल्टा फॉर क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, अब हमें ये बात भी पता है कि डेल्टा वी बराबर होता है वी टू माइनस वी वन के। तो क्या बना, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन। ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा क्यू निकालना है, तो डेल्टा यू कितना दिया हुआ था -3900 प्लस पी कितना दिया हुआ था 105 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और v कितना दिया हुआ था 0.08 माइनस 0.05। अच्छा, अब -3900, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में, एक साथ ही सॉल्व कर लो पूरे सवाल को। वैसे एक साथ ही कर सकते हो कैलकुलेटर में चाहो तो, ब्रैकेट बना लेना 150 एक्सपोनेंट 3 0.08 माइनस 0.05, तो आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, एक मिनट, प्लस 4500 ये आ रहा है। अब इन्हें भी आपस में माइनस कर दो, -3900 प्लस 4500, तो आपके पास आ रहा है 600 जॉउल। तो आपने कितनी हीट सिस्टम में इंटर करी है, 3600 जॉउल। इतनी हीट आपने सिस्टम में इंटर करी और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आया, क्योंकि हमने बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगा के किया। सही है, समझ आया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह आज ही सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे, बस हमारा फ़ोन बंद ना हो, क्योंकि कभी कभार फ़ोन बंद हो जाता है तो जिसकी वजह से क्वेश्चन रह जाता है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन वही गिवन डेटा और अगेन वही टू फाइंड। देखो, हीट इंजन परफॉर्म वर्क, समझो ये हीट इंजन है। हीट इंजन क्या होगा, बहुत आसान है कि यार हीट इंजन वो होगा आपके पास, देख लो हीट इंजन क्या होगा, हीट इंजन, इसी से इंजीनियर बनता है। जब आप सिस्टम को हीट दो तो ये मॉलिक्यूल्स जो मौजूद हैं अंदर, ये तेज तेज मोशन करेंगे। इनके तेज मोशन करने की वजह से पिस्टन ऊपर चला जाएगा, इसी को हम बोलते हैं हीट इंजन। सही है कि आपने हीट दी, पिस्टन ऊपर की तरफ गया। अच्छा, अब कैलकुलेशन क्या करनी है, कैलकुलेशन देख लो। अच्छा, जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वर्क होगा, तो वो वर्क की वैल्यू आपको गिवन है 0.4166। अच्छा, ये वर्क नहीं है, पावर है। टाइम के रिस्पेक्ट से देखा जा रहा है तो ये पावर है, ये वर्क नहीं है। तो पावर आपको गिवन कर दी गई है 0.4166 वॉट। यूनिट देखो लिखा हुआ क्या है, ये नहीं देखो, यूनिट देखो, यूनिट गलत कभी भी नहीं होगा। इन 1 आवर, टाइम कितना है आपके पास 1 आवर। अब देखो क्या हम आर में रखते हैं, नहीं, सेकंड में रख के काम करते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, सेकंड कितने होते हैं 60, तो सेकंडों में टाइम कितना आएगा 3600 सेकंड। सही है। अच्छा, रिजेक्ट, हीट कितनी निकली सिस्टम से, रिजेक्ट हुई, तो वो कहलाएगी 4500। अच्छा, जो हीट सिस्टम से निकलती है उसे हम Q2 बोल रहे होते हैं, जो हीट सिस्टम में जाती है उसे Q1 और जो निकल रही होती है उसे Q2 बोलते हैं। एफिशिएंसी कितनी है ये आपने बताना है, यानी कितना आप आउटपुट दोगे, सॉरी कितना इनपुट दोगे और क्या आउटपुट की परसेंटेज रहेगी ये आपने बतानी है। इनपुट आउटपुट की परसेंटेज बतानी है। अच्छा, एफिशिएंसी बतानी है। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लो। अच्छा, अब ये डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एफिशिएंसी का मैं सबसे पहले फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू W/Q1। अब ये डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे पास W नहीं है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास Q1 भी नहीं है क्योंकि हमने Q2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं W के ऊपर। फॉर W निकालना तो कोई आसान नहीं है। फॉर W, क्योंकि हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा है। पावर क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू W अपॉन T, है ना? यही फॉर्मूला है ना पावर का। तो इधर ले जाओ, P मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू W। P कितना दिया हुआ है? 0.4166 मल्टीप्लाई 3600, तो W इज इक्वल डैश, तो 0.4166 मल्टीप्लाई 3600। अच्छा, आंसर को हम नॉर्मल मोड में रखते हैं, तो 1499.76 जाउल, ये जो है वो आपके पास आ गया आपका वर्क। अच्छा, अब वर्क तो हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है क्या? Q1, क्योंकि हमारे पास Q2 है, Q1 नहीं है। तो अब हम काम करते हैं फॉर Q1। अच्छा, वर्क क्या होता है? वर्क डिफरेंस होता है दो हीट का। देखो, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। वर्क इन दोनों का डिफरेंस होता है। देखो, जो हीट थी, देखो आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो, इसको मैंने दिया Q1। Q1 देने से पहले भी तो इस सिस्टम में कोई हीट होगी ना, उसको बोलते हैं, जो निकल रही होती है वो Q2 होती है। सही, तो Q2 निकालना है तो W, एक मिनट, Q2 निकालना है ना, तो Q2 को इधर ले आता है, Q1 माइनस W। तो Q1 कितना दिया हुआ है? Q1 हमें, बल्कि Q1 ही निकालना है, Q2 तो गिवन है। अच्छा, तो इधर ले आते हैं, तो ये आ गया हमारे पास Q1। अच्छा, W कितना दिया हुआ है? 1499.76 प्लस, और आई थिंक ये माइनस में तो नहीं था, नहीं प्लस में ही होगा। अच्छा, इसके साथ हमारे पास आ गया कितना? 4500। चलो अब इसे कर लो, तो 1499 प्लस 4500, तो ये 5999.76 ऐसे कोई जवाब आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास W भी आ गया, Q भी आ गया। अब आप एफिशिएंसी निकाल लो फॉर एफिशिएंसी। तो W अपॉन Q1, W क्या दिया हुआ है आपको? 1499.76 डिवाइडेड बाय 599.76, ये एफिशिएंसी। अच्छा, एफिशिएंसी परसेंटेज में आएगी, आप इसको परसेंटेज में निकालना, पॉइंट्स में आएगी, परसेंटेज में निकालना। 599.76, तो ये आ रहा है 0.24। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो ताकि परसेंटेज आ जाए, तो 24.9 या 9 भी है, ये आपके पास आ रहा है, और ये परसेंटेज में आ रहा है। चाहो तो 25% भी लिख सकते हो, ऑलमोस्ट 25 ही आई है। हाँ, 24.9% आपके पास एफिशिएंसी आ रही है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो आप सिस्टम में हीट दे रहे हो उसका 25% इस्तेमाल हो रहा है, बाकी जो 75% है वो लॉस हो रहा है। ठीक है। चलो आगे करते हैं। गर्मियां जो हैं वो आ गई हैं, क्योंकि भाई अब आपको पंखा या एसी चलाना पड़ेगा अगर आपको क्लास लेनी है क्योंकि आप पसीने आ रहे हैं भाई। गर्मियां अमूमन फ़ेब के लास्ट तक में शुरू हो ही जाती हैं। एक बार हुआ था कि मार्च में थोड़ी सी चली गई थी, लेकिन फ़ेब में लास्ट में शुरू हो ही जाती है गर्मियां। अच्छा, अब हम करते हैं अपना चौथा न्यूमेरिकल। A temperature difference between the surface water and bottom water is in Manchester lake might be। देखो, एक लेक है, तो लेक कैसी होती है? ये सरफेस होता है लेक का, जो ऊपर आपको नजर आ रहा होता है, जिसे हम सरफेस बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा, और ये बॉटम का हिस्सा होता है, जमीन। ठीक है। अच्छा, अब
इन दोनों के दरमियान क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल आप टेम्परेचर निकालो बॉटम पे, वो कम आएगा या अलग आएगा, और अगर आप टेम्परेचर निकालो सरफेस पे वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऊपर धूप पड़ रही होती है, बॉटम में धूप नहीं पड़ रही होती। तो अगर मैं TS को माइनस कर दूं TB से तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होगा। समझ में आई बात? तो यही डिफरेंस आपको दिया हुआ है जो कि है 5 सेल्सियस का। तो T आपको दे दिया चेंज इन टेम्परेचर जो कि 5 सेल्सियस दे दिया। अज्यूमिंग द सरफेस टू बी, अच्छा सरफेस का टेम्परेचर आपको गिवन कर दिया उन्होंने जो कि है 20 सेल्सियस। what highest efficiency a steam engine could have if it's operate between these two temperature। आपने एफिशिएंसी बतानी है कि कितनी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ये आपने कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा अब देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला तो वही रहेगा जो था, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब मजे की बात, ये दोनों सेल्सियस में दिए हुए हैं, आपको केल्विन में कैलकुलेशन करनी है। तो इसके आगे लगा दो 273 और इसके आगे भी लगा दो 273। आ जाओ लिख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये आएगा 258, ठीक है, नहीं हाँ 258 आएगा ना, 258 आएगा ये जो डिफरेंस है। और TS जो आएगा वो आएगा आपके पास 20 था ना, तो 293 केल्विन। कुछ नहीं किया, बस केल्विन में लिख लिया। अच्छा अब TB भी निकाल लो, इसी तरह से TB निकाल लो। अब TB कैसे निकलेगा, इन दोनों को देखो, इस फॉर्मूले को यूज करो कि T डेल्टा T बराबर होगा, हाई टेम्परेचर किसका होगा, ऊपर वाले का, तो TS माइनस TB, सही है, TS माइनस TB। अच्छा अब आ जाओ, नीचे का टेम्परेचर कम होगा, तो अब निकाल लेते हैं ज़रा, TB निकाल लेते हैं TB। तो TB करने के लिए क्या होगा, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। देखो TB कैसे निकलेगा, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, सोल्यूशन में करके दिखा देता हूँ। देखो डेल्टा TB निकालना है, डेल्टा T, क्योंकि फॉर्मूला देखो हमें कौन सा लगाना है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपको ये लगाना है 1 माइनस TC अपॉन TH। देखो TC मतलब कोल्ड, याद रखना, एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखो। एफिशिएंसी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में कोल्ड आता है और डिनोमिनेटर में हॉट आता है। कोल्ड क्या है, बॉटम, हॉट क्या है, सरफेस, इसको दिमाग में रखना। अभी सारे डाउट क्लियर करता हूं थोड़ी देर में। तो TS माइनस TB, आपने कुछ रूल्स याद रखने, उससे आपका न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। तो इसको इधर ले आओ, S को इधर ले आओ, TB को इधर ले आओ, TB को मैं इधर ले आया, TS माइनस डेल्टा T। तो TS कितना दिया हुआ है, TS दिया हुआ है आपको 293 और माइनस डेल्टा T कितना दिया हुआ है 278। तो कितना आएगा आपके पास, 15 सेल्सियस तक आएगा, 15 केल्विन आएगा। करके देख लेते हैं दोनों को माइनस, वैसे तो समझ में भी आ रहा है कि 293 माइनस 278, हाँ 15 केल्विन। अच्छा अब ज़रा देखो, इस एफिशिएंसी के फॉर्मूले को TB और TS के लिए लिखते हैं। अच्छा TC कोल्ड क्या है, बॉटम, तो TB ऊपर आ जाएगा। हॉट क्या है, सरफेस, तो TS आ जाएगा। समझ में, 1 माइनस, अब TB कितना दिया हुआ है 15, TS कितना दिया हुआ है एक मिनट, एक छोटी सी नाम से मिस्टेक हो रही है। वो मिस्टेक ये हो रही है, ज़रा बात समझना, कि डिफरेंस जो आपने निकालना है ना वो सेल्सियस में निकालना है। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये हमसे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो रही है। डिफरेंस जो आपने निकालना है ना वो सेल्सियस में निकालना है, फिर उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट केल्विन में नहीं रखना। यानी TS सेल्सियस में रखो, तो कितना था सेल्सियस में 20 और डेल्टा T कितना था 5, तो आपके पास कितना आएगा 15 सेल्सियस। अब इसे केल्विन में लिखो, समझ में आई बात, अब इसे केल्विन में लिखो। तो यहाँ पर आपको 273, क्योंकि देखो अगर आपने डिफरेंस जो है ना वो सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम आता है, मगर पहले आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है सेल्सियस में, फिर उसे केल्विन में लाना है।
डायरेक्ट केल्विन में डिफरेंस नहीं लेना वरना आंसर सही नहीं आएगा। अच्छा टीएस कितना है, टीएस था आपके पास 293। अब इसको कर लो 1 माइनस 15 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 293, तो आपके पास आ रहा है 0.017। अब मल्टीप्लाई बाय कर दो 100 तो एफिशिएंसी आएगी 1.7%। बहुत कम जो है वो इंजन उस पे चलेगा ऑपरेशन पे। हाँ बिल्कुल सही आया 1.71। अच्छा एक बात छोटा सा चीज़ याद रखना कि जब डिफरेंस लेना ना बॉटम के लिए तो सेल्सियस में रख के लेना, फिर जो आंसर है उसे केल्विन में कर लेना, ठीक है। अगर डायरेक्ट केल्विन से डिफरेंस लिया तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये ठीक करा दिया। अच्छा अभी हमारे कितने हो गए, 4 न्यूमेरिकल हो गए, 5वां करते हैं। अ सोलिनॉइड हैज लेंथ, देखो ये सोलिनॉइड है, इसकी लेंथ आपको दे दी है जिसे हम बोलते हैं प्यार से एल, ठीक है। अब गिवन डेटा देख लेते हैं और टू फाइंड देख लेते हैं। अच्छा लेंथ कितनी दे दी है, 1.23 मीटर की दे दी है। एंड द डायमीटर, ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है, ठीक है, सबको पता है, इसे हम डी बोलते हैं। तो ये डी आपको कितना दे दिया है, 3.25 सेंटीमीटर। अब देखो पहले लेंथ लिख लेते हैं 1.23 मीटर, अब डायमीटर लिख लेते हैं 3.25 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर में तो चाहिए नहीं होगा, ऑब्वियस है मीटर में चाहिए होगा, तो 0.325 मीटर आएगा। ज़रा 100 को डिवाइड करके देखो, मेरे ख्याल से गलत लिखा है, एक और ज़ीरो भी आएगा। 3.25 डिवाइडेड बाय 100, हाँ मैं भी बोलूँ ना क्योंकि वो एक ज़ीरो ज़्यादा है ना। अच्छा सेंटीमीटर से मीटर में कर दिया मैंने कन्वर्ट। अच्छा इतना समझ में आ गया। एंड इट कैरी अ करंट, देखो इसके ऊपर करंट भी होता है, इसमें करंट भी होता है जिसे हम आई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब करंट कितना मौजूद है, करंट काफ़ी है, जो कि है 5.5 एम्पेयर का करंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज पैक्ड लेयर। अच्छा अब जरा इसकी कंडीशन समझो, इसमें एक उन्होंने ना बात बोली है, देखो सोलिनॉइड पे आप सबको पता है तार लपटा हुआ होता है, सोलिनॉइड पे क्या होता है, तार लपटा हुआ होता है, मगर तार ऐसे लपटा हुआ है कि 5 वो बन रहे हैं, 5 वो बन रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इसे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसको छोटे वाले को 4 ले लेते हैं और इस छोटे वाले को 5 ले लेते हैं। देखो अब मैं ज़रा समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। देखो उन्होंने ना तार को ऐसे लपटा हुआ है कि 5 वो बन गए गुच्छे, ये एक लेयर हो गई तार की, ये तार की दूसरी लेयर हो गई, ये तार की तीसरी लेयर हो गई, ये तार की चौथी और ये तार की 5वीं लेयर हो गई। याद रखना अब एक लेयर में तार कितने हैं, कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं ना। अच्छा अब 1 टन में तार की लेयर कितनी है, ये जो 1 टन है इसमें जो तार की लेयर है वो है आपके पास 8 टन, टन लिख रहा हूं, टी लिख रहा हूं, कितनी है 850 टन्स। देखो तार को मैंने इसके ऊपर लपटा हुआ है, पहले यूं करके लपटा, 850 बार 1 हो गया, फिर थोड़ा आगे 850 बार, फिर थोड़ा आगे 850 बार, फिर थोड़ा आगे 850 बार, इस तरह 5 टन लगाए हैं मैंने 850 850 के। अच्छा अब कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब जरा सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला आसान है, म्यू नॉट एन आई, इसका जो है वो फॉर्मूला है, 1 मिनट में फॉर्मूला लिख देता हूं। हाँ फॉर्मूला जो है वो आपके पास है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखो म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, आई भी गिवन है, एन नहीं पता हमें, फॉर एन। अब n के लिए जो है वो सारा का सारा जो काम है हमें करना पड़ेगा। n होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स
पर यूनिट लेंथ। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, जो आपको टन्स दिए हुए हैं, जो आपको ये टन्स दिए हुए हैं, ये टन्स जो दिए हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई कराओगे लेयर से। कितनी लेयर है, 5 लेयर है ना, इससे इस तरह से करने से क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टन्स आ जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 5 लेयर में। अब जब इसको डिवाइड करा दोगे लेंथ से तो क्या पता चल जाएगा 1 मीटर लेंथ में कितने टन्स हैं। बात समझ आई, बस ये काम करना है। तो टन्स कितने थे 850 और वो लेयर कितनी थी, 5 लेयर्स थी और 1.23 आपके पास लेंथ थी। तो डिवाइड करा दो, इससे पता चल जाएगा कि 1 मीटर में कितनी टन्स हैं। तो 1 मीटर में 3400 टन्स हैं, याद रखना। अच्छा, अब करते हैं सोल्यूशन। अब निकालते हैं फॉर b। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, हमेशा याद रखना। n की वैल्यू है 3400 और i की वैल्यू है 5 पॉइंट, कहाँ है i की वैल्यू, हाँ 5.57। अब ये b आपका आ जाएगा इस तरह से, चलो कर लो। अच्छा 1 मिनट, 4 पाई है, 4 पाई होता है, 4 पाई। चलो आ जाओ करते हैं, ब्रैकेट बना के कर लेना ताकि गलत ना हो। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई एक्सपोनेंट -7 3400 5.57, आंसर आ रहा है आपके पास 0.023 टेस्ला। समझ में आया? देखो डाउट भी मैंने पूरा क्लियर करके ही आपको करा है। अच्छा, अब इसको मिली में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1 2 तो और 3, तो क्या हो जाएगा 23 मिली टेस्ला। सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मिली में लिखा है। समझ में आया कैसे किया, टन्स लेयर्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब है हमारे पास 6। अब हमारे पास टोरॉइड की बात कर रहे हैं। देखो सोलिनॉइड किस तरह का था, इस तरह का था। अगर मैं इसको दोनों तरफ से पकड़ के मुड़ा दूं तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी, इसे हम कहते हैं टोरॉइड। इस पे भी तार लपटा हुआ होगा, ठीक है, ये टोरॉइड है। अब इस टोरॉइड्स पे कितने टन्स हैं, सपोज वी हैव अ टोरॉइड विथ 100 टाइम्स ऑफ करंट, 1000 टाइम्स ऑफ करंट, टन्स होंगे ये, टाइम्स करंट नहीं होगा, टन्स होंगे ये, एन की वैल्यू दी हुई है। टोटल टन्स कितने हैं 1000। अच्छा, अब करंट कितना इसमें से गुजर रहा है, इस टोरॉइड में करंट कितना गुजर रहा है, करंट इसमें से गुजर रहा है 3 एम्पियर का। अच्छा, फ्लोइंग थ्रू इट द टोरॉइड हैज़ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल। अच्छा, टोरॉइड का रेडियस कितना दे दिया आपको, 0.1 मीटर का। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, वही आपको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पता करनी है, बी सोल्यूशन। अब बस कुछ नहीं, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला इसका बहुत आसान है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई और उसके साथ आर। बी म्यू क्या दिया हुआ है, म्यू नॉट वही है जो पीछे पड़ा था, 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। अच्छा, इसके बाद आपके पास n है जो कि 1000 है, करंट है आपके पास 3 एम्पियर का, और इसके बाद 2 कांस्टेंट है, पाई आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
आर आ गया जो कि है 0.1। अब आंसर निकाल लो, ये लो, देख लो कितना आसान कर दिया। तो 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। द आंसर इज 0.006 टेस्ला। आई थिंक इसको भी इन्होंने उसमें लिखा होगा। नहीं, ठीक नहीं आया। आई थिंक हमने कहीं कोई गलती कर दी है। देखते हैं कहाँ गलती करी है, क्योंकि आंसर बोल रहे हैं ये आना चाहिए। सिक्स, हाँ सही आ रहा है, बल्कि 6 मिली टेस्ला लिखा भी सही है सब कुछ। एक मिनट देख लेना कि कहाँ गलती हो रही है। आई थिंक इसका आंसर 6 मिली टेस्ला ही आना चाहिए। करंट 3 एम्पियर है, सही आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है 6 मिली टेस्ला ही आएगा। देखो इसको 1 2 3 मूव करा दोगे तो 6 मिली टेस्ला जवाब आएगा, क्योंकि देखिए हमने सब चीज़ें तो ठीक पुट करी हैं, कोई भी गलत तो पुट नहीं किया। जब गलत पुट नहीं किया तो फिर गलत क्यों दे रहा है? जब गलत दे रहा है तो फिर इसकी गलती हमारी थोड़ी ना। ठीक है, ठीक है, हम इसे ठीक कंसीडर करके आगे चलते हैं। चलो, अच्छा अब हम अपना करते हैं न्यूमेरिकल नंबर। आई थिंक हम 6 कर रहे थे, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7 करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़े नहीं है, बस मसला ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना और सोल्यूशन करना है। 2 कॉइल आर प्लेस एडजस्ट टू ईच अदर। समझो 2 कॉइल्स हैं, देख लेते हैं किसकी बात कर रहा है, कौन से कॉइल। समझ लो 2 कॉइल्स हैं आपके पास, ये एक कॉइल होगी आपके पास, ये दूसरा कॉइल हो गया, ठीक है। अब ये कॉइल कैसे बनेगा, इसके ऊपर आप तार लपेट दो, ये कॉइल बन गया। तो 2 कॉइल एक दूसरे के साथ रखे गए हैं, ठीक है। एंड करंट इन द फर्स्ट कॉइल, इस कॉइल में करंट, इसे प्राइमरी बोलेंगे। इस कॉइल में जो करंट होगा उसे सेकेंडरी करंट कॉइल बोलेंगे। इस कॉइल का जो करंट होगा उसे क्या बोला जाएगा, प्राइमरी कॉइल करंट। इस कॉइल का जो करंट होगा उसे सेकेंडरी कॉइल करंट कहा जाएगा। अच्छा, वोल्टेज कितना है, इंड्यूस वोल्टेज, जो इंड्यूस वोल्टेज पैदा हो रहा है उसे इसे ऐसे लिखा जाता है, और वो सेकेंडरी में पैदा होगा Vs में, इसे हम ऐसे कहते हैं। वो है आपके पास 0.5 वोल्ट। देखो म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन पढ़ी है ना, ये उसी का टॉपिक है, उसी का न्यूमेरिकल है। इन द सेकेंड कॉइल, देखो सेकेंड कॉइल में इतना आ रहा है। इफ द म्यूचुअल इंडक्शन को हम m लिखते हैं, 0.5 टू 0.2 हेनरी दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल में क्या करंट का चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, ये बताना है। देखो सिर्फ करंट नहीं पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी इस कॉइल में करंट में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, ये बताना है। सोल्यूशन की हेडिंग डालो, आसान न्यूमेरिकल है, जस्ट थोड़ा सोच के करना। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो ई एस इज इक्वल टू, एस का मतलब है सेकेंडरी कॉइल, माइनस एम, माइनस आ रहा है लेंस लॉ की वजह से, डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, या सिर्फ टी भी लिख सकते हो। अच्छा अब देखो ये चीज आपको बतानी है, एम को उधर ले जाके डिवाइड करा दो, माइनस डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेट करते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाय, माइनस इधर ले आओ, 0.2। तो करंट में जो चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से वो पता चल जाएगा। कर लो सोल्यूशन। माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2, तो माइनस 2.5 एम्पेयर पर सेकेंड आएगा। क्यों? क्योंकि देखो न्यूमरेटर में एम्पेयर है, डिनोमिनेटर में सेकेंड है, और ये बिल्कुल ठीक आया। माइनस लगा लेना क्योंकि वो लेंस लॉ की वजह से, आंसर में माइनस नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लगा लेना, ठीक है। आसान था ना, मुश्किल तो नहीं था। देखो आसान न्यूमेरिकल होंगे, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। कॉन्सेप्ट आता है तो कर लोगे, वरना फिर फंस जाओगे।
देखो अगेन नंबर डालना भूल गया, एक स्टूडेंट को मुझे रखना पड़ेगा अपने साथ जो कि नंबर डाल के बताए कि सर ये वाले नंबर को न्यूमेरिकल कर रहा है। अमूमन क्लास में जब ले रहे होते हैं ना, हम क्लास में बैठ के करा रहे होते हैं तो बच्चे बता देते हैं कि सर नंबर नहीं डाला हुआ। अकेले जब पढ़ा रहे होते हैं तो फिर ये मसला बड़ा आता है। आधे हो गए, आधे रह गए। 2 कॉइल्स आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, 2 कॉइल्स हैं, अगेन वही है, वही बात है कि 2 कॉइल्स हैं, इस पर तार लपटा हुआ होगा, एक कॉइल ये रहा, दोनों एक दूसरे के करीब रखे हुए। इफ द चेंज इन करंट, अच्छा जो करंट का चेंज है वो इस कॉइल में आ रहा होगा, आई पी अपॉन डेल्टा टी, इसमें आ रहा होगा चेंज। तो देख लेते करंट का चेंज कितना दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है आपको 3 एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो यहां भी लिख लेते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट से करंट में चेंज होना, इसे हम चेंज इन करंट कह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 3 एम्पियर पर सेकेंड। इफ द चेंज इन करंट, अच्छा फर्स्ट कॉइल इंड्यूस, अच्छा फर्स्ट कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो आपको गिवन है। ईएमएफ आपको दे दिया इन्होंने 4 वॉट का। ईएमएफ इसमें आएगा, देखो वोल्टेज इसमें है, इसमें वोल्टेज है, इसमें खुद ब खुद आ जाएगा जिसे हम ईएस कहेंगे, वो ये आ रहा है। अच्छा कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, वही फॉर्मूला लगेगा जो इससे पहले हमने यूज किया, क्या था, ई एस इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। ई एस की वैल्यू क्या है 4, एम तो आपको पता करना है, और इसकी वैल्यू क्या है 3, डेल्टा आई पी 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एम, तो एम आ गया। 4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1.33, 4 डिवाइडेड बाई 3, हाँ 1.33 माइनस 1.33 हेनरी, ये आपका फाइनल है। ये हो गया अपना 8, अब नवा न्यूमेरिकल करते हैं। अब वो आरएलसी वाला आ गया, आरएलसी वाला पढ़ा था ना, आरएलसी सर्किट। देखो आरएलसी का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। आर का मतलब रेजिस्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, एल का मतलब इंडक्टर, आज जो बनाते हैं। जब भी बोले ना आरएलसी सर्किट, अच्छा पैरेलल में है, पैरेलल से मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास लगा हुआ कैपेसिटर, सॉरी रेजिस्टर, यहां पर आपके पास लगा हुआ कैपेसिटर, और यहां पर आपके पास लगा हुआ है इंडक्टर, इसे हम बोलेंगे आरएलसी, और यहां पे लगा दो सोर्स, तो ये हो जाएगा एक आरएलसी सर्किट। ठीक है, इसको यूं भी बना सकते हो, ऐसे करके भी बना सकते हो। अच्छा अब इसमें रेजिस्टर की वैल्यू क्या दी हुई है 5 ओम्स की, इसमें एच जो है ना वो एल के लिए होता है, इंडक्टर के लिए होता है 0.02 एच हेनरी, और कैपेसिटर की वैल्यू क्या दी हुई है 0.005। कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब इसका फॉर्मूला याद रख लो, पूरा चैप्टर हमने इसका पढ़ रखा है तो ज़्यादा मैं डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा, बस फॉर्मूला बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना, रेजो, एक मिनट स्पेलिंग देख लेते हैं, रेजो, ये ओ नहीं आएगा बल्कि रेजो है ना, हाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला है 1/2 पाई होल रेडिकल एल सी। आर की जरूरत नहीं है इसलिए आर नहीं दिया हुआ इस फॉर्मूले में, मतलब आर वैसे दिया हुआ, इसमें फॉर्मूले में जरूरत नहीं है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3.142 आ गया। अच्छा इसके बाद एल आ गया जो कि आपको कितना दिया हुआ है 0.02, और सी आ गया 0.005, तो ये एफ एस आ जाएगा आपके पास इससे। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई
तो 0.02 मल्टीप्लाई 0.005 तो आ रहा है 15.91 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट तो हर्ट्स ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 1-2 में बदल जाएगा राउंड ऑफ करने से। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब अपना 10वां करते हैं। देखो फिर नंबर नहीं डाला। अगले साल अब जब मैं कराऊंगा ना तो नंबर अलग से डाल के रखूँगा, क्योंकि अब इस साल के लिए तो ये आखिरी है ना। आप लोग भी ये कर लोगे तो इंशाल्लाह इसमें से न्यूमेरिकल्स आपके बहुत सारे लग जाएंगे। इसमें से 6-7 भी लग गए ना आपके न्यूमेरिकल, यकीन मानो आप बहुत आसानी से पेपर पास कर जाओगे सिर्फ न्यूमेरिकल की मदद से। इसलिए कह रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान दे दो। What would be the greatest length of the steel wire which is fixed at one end? समझो ये एक स्टील का वायर है जिसको एक एंड से आपने फिक्स कर दिया। अब इसकी लेंथ वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, इसकी लेंथ बेटा बता दो कितनी होती है। अच्छा, एंड कैन इट बी हैंग्ड? ऐसे नहीं है, थोड़ा सा उल्टा है। हैंग का है ना तो ये इस तरह से तार लटका हुआ है। अब देखो एक बात बताओ, जब आप तार को लटकाते हो ना तो इसके ऊपर एक वेट लगता है, तो जिसके लटकने की वजह से ना इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। कभी आप ये करके देखना, तार पे कुछ लटका के देखना, इसकी लेंथ बढ़ी आएगी। तो यही लेंथ आपने जो है वो बतानी है। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील, यहाँ ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया आपको स्टील का। एक मिनट रुको ज़रा। अच्छा, ये सिग्मा की वैल्यू दी आई थिंक इन्होंने। हाँ, सिग्मा की वैल्यू गिवन कर दी, जो कि है स्ट्रेस, यानी ये कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये इससे डिनोट करते हैं। अच्छा, अब डेंसिटी गिवन कर दी है, क्योंकि डेंसिटी भी आगे चाहिए होगी। डेंसिटी ऑफ स्टील इज, एंड द डेंसिटी ऑफ द स्टील इज, याद रखना, यूनिट देख लेना, सारे यूनिट ऐसा ही होने चाहिए, उसी के बाद सॉल्व करना। अच्छा, फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फॉर्मूला लगेगा FA। आप तो बोलोगे सर ये प्रेशर है। प्रेशर होता है पानी के अंदर, गैस के अंदर। यहां पर उसे प्रेशर नहीं बोलते, यहां स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ इस तरह से करके बोला जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, यहां तो हमारे पास लेंथ तो है ही नहीं, लेंथ कैसे निकालें? लेंथ तो गिवन ही नहीं है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले F किसके बराबर होता है? ये लटका हुआ है ना, तो यानी फोर्स तो नहीं होगी, वेट होगा। अच्छा, वेट में क्या आता है? mg, सही है। तो क्या आ गया? mg आ गया। अब एक बात बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। सॉरी, डेंसिटी का फॉर्मूला। अच्छा, क्या वॉल्यूम हम ये नहीं लिख सकते? एरिया पर लेंथ, है ना, लिखा जा सकता है। तो कितना आ गया? मास एरिया पर लेंथ। तो एरिया और लेंथ और मास, इसको यहां पुट कर दो, तो F क्या आ जाएगा? W, और क्या आ जाएगा? रॉ A, L और G। समझ में आया? देखो, फोर्स की बात हो रही है, यहां पे फोर्स कौन सी है? वेट। वेट किसके बराबर होता है? mg। ठीक है, ये आ गया। अब m की जगह पे पुट करना है। m किसके बराबर? m के लिए मैं डेंसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, क्योंकि डेंसिटी गिवन है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया और लेंथ। तो देखो ये पुट कर दिया, ये बन गया। तो पुट कर लेते हैं इधर, रॉ A L G अपॉन F की जगह आ गया A से A कैंसिल हो गया, तो सिग्मा L और G, सॉरी रॉ और L को इधर ही रहने दिया। अब L निकाल लेते हैं। रॉ कितना दिया हुआ है? 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, सॉरी 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और रॉ कितना दिया हुआ है? 7800, और जी कितना दिया हुआ है? 9.8। ठीक है, कर लो आंसर। 7.8 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 7800 मल्टीप्लाई 9.8, तो 10204.08 मीटर।
ये तो बहुत ज़्यादा नहीं आ गई। आई थिंक कोई स्क्वायर वगैरह तो नहीं लग रहा। नहीं नहीं, सही आ रही है। अच्छा, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो 1 2 3 4 बड़ा नंबर है, छोटा बना रहे हो तो पावर किस में आएगी? पॉजिटिव में। देखो ये बड़ा नंबर था ना 10,402, इसको छोटा बनाओगे तो पावर प्लस में आ जाती है। ये लो फाइनल आंसर है। थोड़ा सा लेंदी टाइप था लेकिन इतना भी लेंदी नहीं था, आसानी से समझ में आने वाली बात थी और चीज़ थी। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपने। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो फिर आप नहीं फंसते। हमारे एक टीचर थे माशाल्लाह से, वो सिंधी थे, तो बड़े ही ज़बरदस्त टीचर थे। उनका नाम था सर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। वो यूनिवर्सिटी के हमारे टीचर हैं। तो वो हमें पढ़ाते थे सॉलिड स्टेट्स फिज़िक्स। तो उन्होंने ये चीज़ें हमें पढ़ाई थी। तो माशाल्लाह से वो बड़े ज़बरदस्त टीचर थे। वो कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट बोलते थे, तो हम बड़ा अच्छा लगता था हमें उनकी ये बात सुनकर। बहुत ज़बरदस्त टीचर थे। अच्छा, अभी हम कौन से पे थे? अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना 10 की पावर 14, 14 नहीं है, 10 की पावर 4 है। सही है, बुक में भी 4 लिखा हुआ है, ये शायद 1 गलती से लगा हुआ है, इसको ठीक करना। अब आ जाते हैं 11। जी का मतलब होता है जर्मेनियम। जीई डायोड यानी जर्मेनियम डायोड। अब डायोड की खसूसियत होती है ना, डायोड हमने पढ़ रखा है ना, जिसमें आपने रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डायोड यूज़ करे थे। एक जर्मेनियम डायोड होता है, सिलिकॉन डायोड होता है, मुख्तलिफ डायोड्स होते हैं। सॉलिड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में मैंने आपको ये पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है, भूलना मत। अच्छा, अब डायोड पे वोल्टेज होता है आपके पास। इस तरह का डायोड आपको नज़र आता है, देखो इस तरह का डायोड नज़र आता है, इस तरह का आपका डायोड होता है, ठीक है। इस पर एक वो भी होती है पॉजिटिव नेगेटिव, कैथोड एनोड सब होता है इस पर। अच्छा, अब वोल्टेज दे दिया, वी लिख देते हैं। यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस न्यूमेरिकल टाइप पे करते हैं। अच्छा, करंट दे दिया, कितना करंट बहुत कम है, 12 मिली एम्पियर। अब इसको मिली से हटा लो तो 10 की पावर -3 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। अच्छा, रेजिस्टेंस कितनी दे दी इसमें आपको? रेजिस्टेंस आपको दे दी 470 ओम की। बैटरी नीडेड। अच्छा, कितनी बैटरी का क्या वोल्टेज होना चाहिए ये हमें बताना है, क्योंकि ये डायोड ना हमें बैटरी से कनेक्ट करना होता है, तो इस वजह से ये बैटरी का भी वोल्टेज होता है, इसका अपना भी वोल्टेज होता है। अच्छा, अब फॉर्मूला देखो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो फॉर्मूला है ना वो सॉल्यूशन जरा समझ लो किस तरह से। फॉर्मूला ये है कि V बैटरी के लिए, बैटरी का वोल्टेज चाहिए ना, तो V डायोड, डायोड का वोल्टेज प्लस रेजिस्टर का वोल्टेज। अब जरा ये चक्कर क्या है जरा समझो। देखो, जब वोल्टेज यहां पर है तो रेजिस्टर पे भी कोई वोल्टेज जा रहा होगा, डायोड पे भी कोई वोल्टेज होगा, तो वो अलग अलग होगा, वो आपने बताना है। देखो, डायोड वाला वोल्टेज तो गिवन है, ये रहा D। बैटरी वाला निकालना है, रेजिस्टर वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। रेजिस्टर वाला कैलकुलेट करना कोई मुश्किल है? नहीं, आसान है। क्या होता है? IR। R पता है, I पता है, निकाल लो। तो I कितना दिया हुआ? 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, और R कितना दिया हुआ? 470। कर लो कैलकुलेट। 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 470, तो 5.64 एम्पियर। नहीं सॉरी, आई लिख दिया गलती से, वोल्टेज है, वोल्ट आएगा, ठीक है। अब बैटरी का निकल जाएगा वोल्टेज, हाँ आराम से निकल जाएगा। तो फॉर VB बैटरी, अच्छा तो डायोड का वोल्टेज कितना है? जो कि हमने दिया हुआ है गिवन 0.4, और हमने निकाला कितना है रेजिस्टर पर, इतना आया। कैलकुलेट कर लो। 5.64 प्लस 0.4, तो 6.06 वोल्ट आ रहा है। बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो इतना होगा, जो कि डायोड और उसको गया, और बिल्कुल ठीक है। समझ आया?
थोड़ा सा मुश्किल टाइप था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, समझ में आने वाली चीज़ है। पास पेपर इसके आ जाएंगे ना तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसके पता चल जाया करेंगे। अच्छा, अब हमारा कौन सा है, हमने 11 किया ना, तो हम 12 करेंगे। भाई देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अक्सर एक मोटिवेशन की बात हो जाए। अक्सर ना लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम उनसे बदला लें। बदला लेने का सही तरीका बताए क्या होता है? सबसे पहला तरीका है माफ़ कर दो। ठीक है, आप बोलोगे सर माफ़ कर दिया तो फिर उन्होंने जो हमारे साथ गलत किया है वो, देखो उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है ना, उसका सबसे अच्छा बदला ये है कि आप माफ़ कर दो, और दूसरा ये है कि आप कामयाब होकर दिखाओ कि यार आप में कोई काबिलियत है। तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया होगा ना, उनको एहसास होगा कि वो कितने गलत थे। अगर उन्होंने आपको थप्पड़ मारा, आपने भी पलट के मार दिया, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रहा? कुछ नहीं। तो अगर कोई आपके साथ गलत करे तो सबसे पहले उसको माफ़ करो और उसको साइड में करो। ठीक है, यानी उससे जो है वो आप मज़ीद आप ना लड़ो, और फिर अपने ऊपर काम करो, मेहनत करो, कामयाब होकर अपने आप को साबित करो कि आप काबिल हो। ये होती है काबिलियत। इसको याद रखना ज़िंदगी भर। अगर ये कर सकते हो ना, तो ज़िंदगी में बहुत बड़े इंसान बन सकते हो। वो इंसान जो फ़ौरन से बदला ले लेता है ना, वो आगे से चीज़ें, आगे कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर। आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपने उसको पलट के मार दिया, तो फिर इस तरह तो लड़ाई बढ़ जाएगी, ख़त्म तो नहीं होगी ना। लड़ाई को ख़त्म करना है और आपने अपने आप को साबित करना है। अच्छा, अब आ जाओ। एट वट स्पीड इज़ अ पार्टिकल मूविंग इफ़ द मास इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। देखो एक बात बताता हूँ, जब कोई चीज़ मूव करती है, जब कोई चीज़ मूव करती है स्पीड ऑफ लाइट से, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकल हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गई, तो फिर उसके ऊपर क्या लगता है? आइंस्टाइन ने जो मैं बताया था, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास कॉन्ट्रैक्शन, ये सब लग रहा होता है। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि भाई एट वट स्पीड इज़ अ पार्टिकल मूविंग इफ़ द मास इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। एक चीज़ रुकी हुई है, जब वो रुकी हुई है तो उसका जो मास होगा वो रेस्ट मास कहलाएगा। जब वही चीज़ मूव करेगी तो उसका मास चेंज हो जाएगा, जिसे हम चेंज मास कहेंगे। अब इसी को निकालना है। तो रेस्ट मास कितना दिया हुआ है? एम ई लिख रहा हूं छोटा सा, समझना इसको। इसको एम नॉट लिखा जाता है। एम नॉट का मतलब क्या है? रेस्ट मास, जो कि आपको कितना दे दिया? 3m0। सही है? नहीं, बल्कि m दे दिया, 3m0। सही है? अच्छा, अब v मांग रहे हैं, तो चलो v निकालते हैं। v निकालते हैं। समझ लो कोई भी चीज़ मूव कर रही है स्पीड ऑफ लाइट से। अभी पार्टिकल किससे मूव कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से, या स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब है। फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट से ये कम है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करेगा ना तो ये चीज़ फिर जीरो हो जाएगी और फिर ये माइनस होकर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट से कम है, लेस लिख लो, लेस स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन करीब करीब स्पीड ऑफ लाइट के होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगा, याद रखना, कम होगा। तो m क्या दिया हुआ है? 3m0 और m0। आपको क्या बदलना है? पता करना है v का स्क्वायर या v स्क्वायर पता करना है आपने। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। 1 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर, तो यहाँ 1 बच गया और ये 3 आ गया। अब स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस बी का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। तो 1/3 और इस पे स्क्वायर, तो 0.111। ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 पॉइंट, देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा।
v का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर, 1 माइनस 0.111, तो 0.889, ठीक है। अब इस पे स्क्वायर रूट लगा लो क्योंकि हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, v इज इक्वल टू c, अच्छा, और मल्टीप्लाई बाय होल रेडिकल 0.889। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 9, 10 में तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत बार पढ़ा होगा, कम से कम 10 में तो बहुत बार पढ़ा होगा। 3 एक्सपोनेंट 8 0.889, बड़ी वैल्यू आ रही है। देखो मैंने कहा था ना स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा फ़र्क है, बल्कि 8 है। स्पीड ऑफ लाइट क्या, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज़ मूव करती है तो उसके मास वगैरह और दूसरी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा, इसमें ना इन्होंने थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इसको शायद इन्होंने रेसिप्रोकल में करके लिखा हुआ है। ऐसे भी लिख दोगे तो ठीक है, जैसे उसमें लिखा हुआ है वो भी ठीक है, दोनों सही है। ऐसे कर देना, ऐसे लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस सॉल्व नहीं करो तो वैसे आ जाएगा जैसे बुक में लिख के दिया हुआ है, सॉल्व कर दोगे तो वैसे आ जाएगा जैसे मैंने लिख के दिया हुआ है। अच्छा, अब हमारा कौन सा न्यूमेरिकल नंबर 13, 3-4 न्यूमेरिकल रहता है। द वर्क फंक्शन फॉर जिंक इज, वर्क फंक्शन आपको पता है ना कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो वर्क चाहिए होता है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इसका सिंबल होता है, वो सिंबल मैं ज़रा देख लेता हूँ। W नहीं लिखेंगे इसका सिंबल थोड़ा अलग होता है। हाँ, इसका सिंबल ना कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो ये वर्क फंक्शन की जो वैल्यू दे दी है वो आपको दे दी है 4.34 eV। अब E का मतलब क्या है पता है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है, CHARGE, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि दिया हुआ है आपको 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए होगी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे कम से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलता। फॉर द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक, सही समझ गए। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ करते हैं सोल्यूशन। अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv², और यही चीज बराबर होती है hv माइनस वर्क फंक्शन के। ये इक्वेशन समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता आ रही होगी, क्योंकि आई होप आप लोगों ने अभी तक शायद से पढ़ा ना हो, तो अभी देख लो, इसको पढ़ लेना। अच्छा, अब ये जो है ना वो जीरो, ये जो है ना वो जीरो हो गया, बल्कि ये जीरो हो गया। एक मिनट रुको, हाँ, ये चीज जो है वो जीरो के बराबर है काइनेटिक एनर्जी। तो एच वी माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को इस तरफ ले आओ, एच वी। अच्छा, पूछा क्या था, ये फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, ये वेलोसिटी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। प्लैंक्स का फॉर्मूला याद है, प्लैंक्स का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्लैंक्स का एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। अच्छा, वर्क फंक्शन कितना दिया था, 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻1.6 और 90। एच दिया हुआ 6 पॉइंट, एच की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये फ्रीक्वेंसी है। कैलकुलेट कर लेते हैं, 4.2 मल्टीप्लाई 1.6 एक्सपोनेंट -19
डिवाइडेड बाय 6.63 एक्सपोनेंट -34, तो 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 915 हर्ट्स। याद रखना, ये फिर बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं है। सही है। अच्छा, राउंड ऑफ करोगे ना तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो, आप लोगों ने अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रखा है तो उसमें ये फॉर्मूला एक्सप्लेन हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह बराबर होती है इस चीज़ के। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा टॉपिक। जब टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो फिर मैं इसको भी बता दूंगा, क्योंकि देखो अगर मैं टॉपिक से हट गया तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे, फिर एक ही न्यूमेरिकल हो सकेगा 2-3 घंटे में। मैंने खुद भी महीनों सालों लगा के इन चीज़ों को पढ़ा होगा, तो आपका बस इतना काम है कि आप इसे देख लें, समझ लें अच्छी तरह से। चौदहवां न्यूमेरिकल है, तो 2 रह गए। What is the wavelength of light for the least energetic photon emitted in a Balmer series of hydrogen atom spectrum lines? देखो अब बाल्मर सीरीज बता देता हूँ, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट। अब देखो बाल्मर सीरीज बता देता हूँ मैं होती क्या है। बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, अब इसमें ना जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो गिरता है आकर, एक खास ऑर्बिट से गिरता है ग्राउंड स्टेट में आके, तो उस वक्त सीरीज बनती हैं आपके पास। अच्छा, अब इसमें ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें कांस्टेंट है, बस n की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, n2 और n3। तो बल्मर सीरीज में जो n2 की वैल्यू होगी वो 2 होगी और 3। देखो अब मैं पूरा बल्मर सीरीज एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, इस तरह से होता है कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन आपके पास आके गिरता है सेकेंड वाले स्टेप से, थर्ड वाले स्टेप से, सेकेंड ऑर्बिट से आता है, थर्ड ऑर्बिट से आता है, फोर्थ ऑर्बिट से आता है, तो फिर उसमें बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, प्रीफंड सीरीज, इस तरह सीरीज बनती हैं। तो जब भी वो बल्मर सीरीज बोलेंगे ना तो n2 की वैल्यू 2 होगी और n3 की वैल्यू 3 होगी, याद रखना, फिर आपका काम हो जाएगा आसानी से। और वेवलेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला ये होगा, ये कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है ये, कि इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ। अब अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका टॉपिक आपको पहले पढ़ना पड़ेगा अगर इसको बहुत डिटेल में समझना है तो। अच्छा, अब ये कांस्टेंट जो है ना, ये आपके पास होता है 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ और 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। देखो n2 की वैल्यू 2 और n3 की वैल्यू 3 बल्मर सीरीज के लिए। एक मिनट रुक जाओ, बल्मर, मैं फिर कह रहा हूँ ये बल्मर सीरीज के लिए करा रहा हूँ। लाइमन सीरीज आ जाएगी तो उसमें इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी 1/λ। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट बना के सॉल्व कर लो। सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आपको करनी है, इधर डन। अच्छा, ये आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.523 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। इसको इधर ले आओ, लैम्डा उधर आ जाएगा, तो 1/1.523 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ये लैम्डा का आंसर, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से आपके पास 1/1.523 एक्सपोनेंट 6, तो 6.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 हर्ट्स। थोड़ा फर्क आ रहा है, नहीं सही आ रहा है, सही आ रहा है। अब इसको वो नैनोमीटर मिलीमीटर में तो लिख सकते हो, उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें ना 2 हैं, एक है आपके पास बल्मर और इसके अलावा एक और सीरीज भी बोल रहे हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट। अच्छा, अब एक और आप खुद करने की ट्राई करो, उसमें पता है आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू तो यही रहेगी,
लिमिट के लिए ना इसको ज़ीरो इन्फिनिटी कर देना, ये ज़ीरो हो जाएगा, समझ गए। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 364.63 नैनोमीटर। समझ रहे हो? जो बी वाला पार्ट है ना उसको करने के लिए क्या करना है, ये तो ए वाला पार्ट कराया मैंने, बी वाले पार्ट के लिए सब कुछ सेम रहेगा। बस ये चीज़ जो है ना, जो 3 था ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/∞ 0 होता है, फिर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ये करना खुद से। अच्छा, अब हाफ लाइफ वाला न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स से करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो एक एक न्यूमेरिकल ही दिए हैं हर चैप्टर से। अच्छा, if 9 days the number of radioactive nuclei decrease to 1/8 the number present initially। अब देखो समझना क्या कह रहे हैं। अच्छा, 9 दिन लग रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, 9 दिन लग रहे हैं। इन 9 days द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिक्रीज टू 1/8, यानी 9 दिनों में जो भी आपके पास न्यूक्लियस है या जो भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो 1/8 हो जाएगा। समझ रहे हो? 9 दिनों में जो भी आपके पास चीज होगी वो 1/8 हो जाएगी, यानी आधे का आधा। अच्छा, द नंबर प्रेजेंट इनिशियली, यानी कंडीशन में बता रहा हूं, अभी लिखता हूं। व्हाट इज द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या है ये आपने बतानी है। कंडीशन क्या दी हुई है कि 9 दिनों में इनिशियल का आपके पास जो भी इनिशियल चीज होगी उसका हाफ, उसका 1/8 कम खत्म हो जाएगा। जैसे मैं ये कहूं कि आपके पास 9 दिन है, 9 दिनों में कोई चीज आपके पास 1/8 टाइम खत्म हो जाएगी इनिशियल का, यानी अभी आपके पास कितनी है कोई चीज, इतनी है, 9 दिन बाद वो कितनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी, ये बात कही जा रही है इसमें। तो ये इसकी कंडीशन है। अच्छा, अब सॉल्यूशन करते हैं। हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या लगता है इधर, अगर जहां पे आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी पता हो उसके लिए ये लगेगा n0 मल्टीप्लाई 1/2 पावर में t, ये पावर है याद रखना, t हाफ। सही, ये कितना गिवन है, टाइम कितना गिवन है 9, n0 मल्टीप्लाई 1/2, टाइम कितना है 9, टी हाफ, ये तो निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। अच्छा, अब ये कितना गिवन है, देखो 1/8 n0। असल में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो ये शायद समझने में थोड़ा मुश्किल हो रही होगी, सोल्यूशन तो समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर समझ नहीं आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर लेना। n0 से n0 कैंसिल हो गया। अब मुझे इसे नीचे उतारना है, क्या करूं, लॉक लगाऊंगा, टेक लॉक, जब भी पावर को नीचे उतारना हो तो लिखो टेक लॉक बोथ साइड्स, लॉक 1/8 इक्वल टू 1/2 लॉग, और ये आ गया आपके पास, नहीं 1 मिनट, गलत जगह लॉक लगा रहे हैं, इसको अंदर ही रखना पड़ेगा ना, 9 और t की पावर 1/2। लॉग 8 को आगे जाके सॉल्व कर लेंगे, ये नीचे उतर जाएगा। लॉग क्या करता है, जो भी पावर में होता है उसको नीचे उतार लेता है। सही, इतना समझ में आया, लॉग से लॉग कैंसिल नहीं कर देना। अच्छा, अब ये चाहिए ना तो इसको इधर ले आओ, लॉग 8 को नीचे ले जाओ 1/8 को, तो t 1/2 ये हमें पता करना है 9, और ये लॉग 1/8 मल्टीप्लाई लॉग। अब ये लॉग 1/2 और इन सबको सॉल्व कर लो। चलो कर लेते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं, जो डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हैं, देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। देखो नज़र आ रहा है, अब नज़र आएगा। देखो क्या है, 9 है ना, 9 को रखा,
अब लगाया लॉग, क्या है 1/8। डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अब क्या है लॉग 1/2, तो 3 आंसर आ रहा है। 3 दिन लगेंगे, हाफ लाइफ कितनी होगी 3 दिन। 3 दिन में जो भी चीज़ है, देखो 3 दिन में जो भी चीज़ है उसका कितना रह जाएगा, आधा। फिर मजीद 3 दिन गुजरेंगे और कम हो जाएगा, मजीद 3 दिन गुजरेंगे और फिर इस तरह कम होता जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि 1/8 हो जाएगा 9 दिनों में। ठीक है, तो ये देखो ये 3 दिन हो गए, ये 3 दिन 6 दिन, तो 9 दिन बाद ये 1/8 रह जाएगा इनिशियल का, इसका। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे तो खुद ही काम हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये वाला न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल लगा होगा, ये वाला और इसके पहले वाला। बाकी तो सारे आसान थे, उसमें तो मैंने अच्छा समझाया था। उसकी वजह ये कि यार ये पहले टॉपिक पढ़ाने थे ना आप लोगों ने को, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। तो यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद